किसी भी क्षेत्र विषय आज मैं आपको क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म के बारे में जानकारी दूंगी। किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की भावना, जिनके अंतर्गत लोग अपनी एक विशेष भाषा, संस्कृति, इतिहास, व्यवहार, प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों से अपनत्व की भावना रख सकें और स्वयं को उस समूह का क्षेत्र समझ सकें। क्षेत्रवाद को निर्धारित करने वाले दो तत्व होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ तत्व और वस्तुनिष्ठ तत्व। व्यक्तिनिष्ठ तत्व जैसे नाम से ही लग रहे हैं कि समूह के जीवन के तरीके, रीति, प्रथा, परंपरा, भाषा, साहित्य, संस्कृति, विश्वास, मूल्य, धारणाओं के लिए किया जाता है। इनका वस्तुनिष्ठ में मानव निर्मित पर्यावरण के संकुल तथा भूक्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इसके आधार पर यदि हम क्षेत्रवाद की विशेषताएं देखें तो हम इसको निम्न विशेषताओं में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि ये सीखा हुआ व्यवहार है। इसमें मतलब कि कहीं भी जो है हमें किसी भी प्रकार का जो है वो व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं शामिल होती है। दूसरा है स्थानीय देशभक्ति। क्षेत्र विशेष से व्यक्ति का प्रेम अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने पर्यावरण से, अपने क्षेत्र से, ये सब क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति वो सहानुभूति की भावना रखते हैं और क्षेत्र से बाहर भी एक दूसरे के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। शोषक एवं शोषित की भावना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं वो अपने आप को उच्च या सर्वोच्च मानते हैं और दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपना सबऑर्डिनेट या अपने अंडर में मानते हैं, और इस कारण वो उनके बीच में एक शोषित और शोषी की भावना भी हमें देखने को मिलती है। संस्कृति की भिन्नता। अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति अलग अलग होती है और उनकी भिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व। राजनीति में क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है। और क्षेत्रीय संगठन, ये राजनीति में समाज में दबाव बनाने के लिए कई क्षेत्रीय संगठनों को भी हमें निर्माण करने में देखने को मिलते हैं। भारत में क्षेत्रवाद के कारण, भारत में जो क्षेत्रवाद के बहुत सारे कारण हैं, इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भौगोलिक पृथकता, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक भिन्नताएं, राजनीतिक और सामाजिक बताए हैं। भारत में क्षेत्रवाद के जो कारण हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम भौगोलिक भिन्नताएं देखें तो उसके आधार पर हमें कह सकते हैं भारत में जो है बहुत क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो अलग अलग क्षेत्रों का हमें पर्यावरण अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जाएं या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो सब जगह हमें अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती है। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के आधार, हर क्षेत्र की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है, सांस्कृतिक विरासत होती है, संस्कृति होती है, और वो हर क्षेत्र की एक विशेषता होती है, और ये हमें देखने को भारत में मिलती है। राजनीतिक कारण। कई बार जो है राजनीतिक कारणों से भी उस क्षेत्र के लोग आपस में एक दूसरे का वो एक दूसरे का समर्थन करने वाले हमें देखने को मिलते हैं। आर्थिक कारण। किसी क्षेत्र विशेष में जब संसाधनों की अधिकता होती है तो वहाँ के लोग थोड़े से आर्थिक रूप से सबल होते हैं, और इस कारण वो अपने आप ये भी मतलब किसी क्षेत्र को उभारने में, क्षेत्रवाद को उभारने में महत्वपूर्ण कारण होता है। सांस्कृतिक आंदोलन। किसी क्षेत्र विशेष से किसी संस्कृति को बचाने के लिए जो आंदोलन चलते हैं वो सांस्कृतिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक आंदोलन, लोगों की अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, कई बार वो राजनीतिक रूप ले लेते हैं, इन्हें हम राजनीति। और भाषा की समस्या। अलग अलग क्षेत्रों की भाषा अलग अलग होती है और हर क्षेत्र के लोग अपनी भाषा को अपना वो मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी एक क्षेत्रवाद के मुख्य कारण है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम हम देखें तो क्षेत्रवाद में भारत में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक है, जो पृथक्करण के रूप में वर्षों से हमें कई क्षेत्रों में विद्यमान देखने को मिलती है। भारत में राज्यों की भौगोलिक सीमा का निर्धारण भाषा के आधार पर किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक, जैसे कि कई राज्यों का निर्माण जो है भाषा और क्षेत्र के आधार पर किया। पंजाब,
राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब क्षेत्र, ये राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भी एक ये बड़ी बाधा होते हैं। इसके दुष्परिणाम ऐसे होते हैं, क्षेत्रीय तनाव को ये बढ़ावा देते हैं, भाषावाद की समस्या को बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं, सामाजिक न्याय में भी बाधक होते हैं, प्रगति में भी ये बाधा डालते हैं, देश की प्रगति में और क्षेत्र की प्रगति में, और विध्वंसक और संकीर्ण नेतृत्व का विकास करते हैं। क्षेत्रवाद के अगर हम निवारण करें तो क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए हमें दो प्रयास करने होंगे। पहले उन कारणों का जिनकी वजह से क्षेत्रवाद बढ़ता है, दूसरा वे सुझाव जिनसे क्षेत्रवाद ना बढ़े। क्षेत्रवाद के कारणों को हटा देंगे तो भी क्षेत्रवाद नहीं बढ़ेगा, और क्षेत्रवाद के निराकरण के उपाय में राष्ट्र नीतियों का निर्धारण करें, हर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में। केंद्र की सक्रिय नीति हो, किसी भी क्षेत्र को ऐसा ना लगे कि वो मतलब पिछड़ा हुआ है या उसके विकास के ऊपर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दबावपूर्ण नीति का त्याग किया जाए, सांस्कृतिक एकीकरण रखा जाए, एक दूसरे को, हर संस्कृति को एक संस्कृति को दूसरे से श्रेष्ठ के स्थान पे एक दूसरे की संस्कृति की विशेषताएं लोगों को दी जाए। ये फिर है देश का संतुलित विकास, इससे देश का संतुलित विकास भी होगा। फिर सामान्य आधार की खोज की जाए जिसके आधार पर क्षेत्रवाद का जो है हमें रूप देखने को नहीं मिले। क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए।